ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन। तो सबसे पहले कोनिक की डेफिनेशन। तो अ कोनिक इज अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन in such a way that its ratio of distances from a fixed point and a fixed line is constant। मतलब कोनिक ये इज अ मूविंग पॉइंट P इन अ प्लेन। ठीक है, P ये मैंने पॉइंट ले लिया, ये कोनिक का लोकस होने वाला है। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन ये है कि इट मूव्स इन अ प्लेन सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट है, एक मैंने फिक्स पॉइंट बना दिया है और ये मैंने एक फिक्स लाइन L इज इक्वल टू 0 लिख दी है। ठीक है, एक फिक्स लाइन है और एक ये फिक्स पॉइंट है, और P जो ये पॉइंट है ये किसी तरीके से मूव हो रहा है। और किस तरीके से मूव हो रहा है? सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, सपोज दिस पॉइंट इज M। ठीक है, M भी मूव करेगा, जैसे जैसे P मूव करेगा M भी मूव करेगा। ठीक है, जैसे जैसे P मूव करेगा PS बदलेगा, PM बदलेगा, बट क्या बोला हुआ है? PS अपॉन PM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, PS अपॉन PM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस। उल्टा मत लिख देना, उल्टा भी कांस्टेंट हो जाएगा बट फिर वो कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आने लग जाएगी। ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, उसका रेशियो कांस्टेंट होता है और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? E से। E का मतलब क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल भी यानी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन अपॉन पॉइंट भी कांस्टेंट होने वाला है, बट उसका 1 अपॉन ई का एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसेंट्रिसिटी का कुछ सिग्निफिकेंस है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोनिक के डेफिनेशन है। अच्छा, ये जो फिक्स लाइन है, दिस फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, इसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन जो S से पास करे, उसको हम बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वैसे एक्सिस भी काफ़ी है अपने आप में बोलने के लिए, एक्सिस बोलने का मतलब भी यही होता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, या फिर केवल एक्सिस बोल दो। अच्छा, ये जो P पॉइंट है ये तो कोनिक एक कर्व आने वाला है, उसका एक पॉइंट बनाया हुआ है। अब ये पॉइंट मूव कर करके कुछ फिगर बन रही होगी। ठीक है, तो द पॉइंट वेयर एक्सिस कट्स कर्व, पॉइंट वेयर एक्सिस कट्स द कर्व इज कॉल्ड वर्टेक्स, उसको हम वर्टेक्स बोल देते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन है हमारे पास। सबसे पहले कोनिक की डेफिनेशन। कोनिक की डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कोनिक की डेफिनेशन है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन, ये जो रेशियो जो फिक्स्ड है उसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं और ई से डिनोट करते हैं। फिर तीसरी चीज, ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम फोकस बोलते हैं, और इस फिक्स्ड पॉइंट से पास होने वाली ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो
उसको हम एक्सेस बोलते हैं या फिर एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा कर्व ट्रेस करके आ रहा है, जो कोनिक जो भी कोनिक हमारा बनने वाला है, वो कोनिक एक्सेस को कहाँ पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे भी कट कर रहा है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इस टाइप की फिगर बना रहा था तो यहाँ कट कर रहा था तो इसको वर्टेक्स बोल देते हैं। ऐसा पॉसिबल था कि दो वर्टेक्स आ जाएं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने जो फिगर बनाई है उसके अकॉर्डिंग एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक ही वर्टेक्स है, अदरवाइज मल्टीपल वर्टेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कोनिक की डेफिनेशन हो गई। अब एक जनरल कोनिक की इक्वेशन दिखेगी कैसे? जनरल कोनिक की इक्वेशन, हम इस पॉइंट को अगर h कॉमा या फिर सीधे डायरेक्ट इस पॉइंट को हम चलो h कॉमा के मान लेते हैं, इसका लोकस निकालना है, इसको हम h कॉमा के मान लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन हमें कुछ माननी पड़ेगी, तो इसकी इक्वेशन मान लो ax प्लस या फिर lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक लाइन की इक्वेशन हमने मान ली। ये फोकस जो कि फिक्स पॉइंट है वो हमें दिया होगा, तो दिया होगा मतलब ये हमें पता है कि इससे डिस्टेंस अपॉन इससे डिस्टेंस कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है e। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं एक जनरल इक्वेशन कोनिक की दिखती कैसे है। ठीक है, तो h कॉमा के का हम s से डिस्टेंस यानी ps, तो ps क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा h माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस हो गया अपॉन pm यानी इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो क्या होता है वो डिस्टेंस ऐसा होता है कि हम मॉड लगा देते हैं, इस पॉइंट को लाइन में रख देते हैं, LH प्लस MK प्लस N अपॉन क्या होता है अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है e। अच्छा, इसको अगर हम हल्का सा सिंप्लीफाई करें आफ्टर स्क्वायरिंग एंड ऑल, तो स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा h माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर, और इस वाली पूरी चीज़ को मैं राइट साइड में ले आता हूँ, और राइट साइड में तो ई स्क्वायर होने वाला है और ये हो जाएगा LH प्लस MK प्लस N अपॉन का स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। अब लोकस फाइंड करने के बाद हम लोकस फाइंड कैसे करते हैं, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो लगाते हैं। ठीक है, पहले हम h कॉमा के पॉइंट मान लेते हैं, रिक्वायर्ड कंडीशन लगाते हैं, फिर वी ट्राई टू सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल, और सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, देन वी रिप्लेस h बाई एक्स एंड k बाई वाई। तो h की जगह x रख दें और k की जगह y रख दें, तो यहाँ पे ये क्या आ जाने वाला है x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर पूरी चीज़ को लेफ्ट साइड में लिख लो, तो इज इक्वल माइनस ई स्क्वायर टाइम्स LX प्लस MY प्लस N का होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आने वाली है पूरी इक्वेशन। अच्छा, अब ये इक्वेशन देख के कैसा लग रहा है, ये इक्वेशन देख के लग रहा है कि इसमें x स्क्वायर का टर्म होगा, x का टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म भी होगा, y स्क्वायर का होगा, y का होगा, कांस्टेंट भी होगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी दिख रहा है हमें x स्क्वायर का टर्म भी आएगा, y स्क्वायर का भी आएगा, यहाँ पे xy का भी टर्म आने वाला है, कांस्टेंट टर्म भी आने वाला है,
x भी आने वाला है, y भी आने वाला है। तो इसको फाइनली ओपन करने के बाद हमें दिख रहा है कि हमें एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेगी, वाई स्क्वायर की टर्म मिलेगी, एक्स वाई की टर्म मिलेगी, एक्स की टर्म मिलेगी, वाई की टर्म मिलेगी और कांस्टेंट टर्म मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हमें मिलने वाली हैं। तो बेसिकली वी कैन से कि एक कोनिक इक्वेशन, एक कोनिक का जनरल इक्वेशन वो सेकेंड डिग्री होता है किसमें, एक्स और वाई में, क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, वाई स्क्वायर का भी टर्म है, एक्स वाई का भी टर्म है, एक्स का भी टर्म है, वाई का भी टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो हम इसको इससे बोल सकते हैं अ जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक लुक्स लाइक्स दिस, जो हमने स्ट्रेट लाइंस में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हमने जाके पढ़ा था कि एक जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्या होती है। उसी प्रकार से कोनिक की भी ऐसी इक्वेशन होती है कि उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, एक्स वाई का टर्म होता है, वाई स्क्वायर का टर्म होता है, एक्स का होता है, वाई का होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया कि कोनिक सेक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी जनरल इक्वेशन ये निकल के आती है। ठीक है, अब हमने कोनिक सेक्शन में जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि एक डायरेक्ट्रिक्स है, एक फोकस है। ठीक है, एक लाइन है और एक पॉइंट है, एक पॉइंट P इस तरीके से मूव कर रहा है, एक पॉइंट P इस तरीके से मूव कर रहा है, सो दैट दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस PS अपॉन PM इज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज व्हाट, इसेंट्रिसिटी। अच्छा, S जो है, S और L का रिलेटिव पोजीशन, S और L के रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। एक ऐसा कैटेगराइज कर सकता हूँ, एक ऐसा कि S जो है L के ऊपर लाई कर रहा हो और एक ऐसा कि S जो है वो L के ऊपर ना लाई कर रहा हो। तो पहला केस ले रहा हूँ, व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। इस केस में जो इक्वेशन है दैट विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, इस केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या किस तरीके से होगा अभी हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे तीन कैटेगरी बन सकती हैं। पहली देखो, जो PS अपॉन PM जो था, PS अपॉन PM जो था वो क्या था, एक रेशियो था। और किसका रेशियो था, दो डिस्टेंसेस का रेशियो था। तो दो डिस्टेंसेस का रेशियो तो पॉजिटिव ही होगा। तो मैं तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। पहला, अगर E 1 से बड़ा है। दूसरा, अगर E 1 के बराबर है। और तीसरा, अगर E 1 और 0 के बीच में है। ठीक है, तो हम देखते हैं तब क्या क्या बनेगा, तीनों अलग अलग केसेस में क्या क्या बनेगा। वैसे मैंने पहले बता दिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगा, लेकिन फिर भी और डीपली इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं, E इज ग्रेटर देन 1। तो हमसे बोला हुआ है कि एक लाइन है, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस इसी के ऊपर है S। ठीक है, और हमसे बोला हुआ है एक पॉइंट P इस तरीके से मूव कर रहा है, सो दैट PS अपॉन PM, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट M मार्क कर लेता हूँ। तो PS अपॉन PM इज कांस्टेंट। तो देखो ये इज ग्रेटर देन 1, PS अपॉन PM इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 2 है। तो जो ये पॉइंट मैंने P चूज़ किया है, मैं कोई पॉइंट P इस तरीके से चूज़ कर सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज जो ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो बन रहा है वो इसका 2 टाइम्स हो। ऐसा मैं कर सकता हूँ, एक ना एक पॉइंट मेरे को मिल जाएगा। अब अगर ऐसा एक पॉइंट मिल रहा है तो इधर देखो, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को मैं लाइन बना दे रहा हूँ अगर, तो इस पर मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूँ, अगर
मैं दिस अपॉन दिस देखूंगा तो वो दिस अपॉन दिस के बराबर ही होगा, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कॉमन, ठीक है, तीसरा एंगल अपने आप कॉमन। तो ये रेशियो हमेशा जो पी एस अपॉन पी एम, जो अगर मान लो 2 दिया हुआ था कि 2 है रेशियो, तो अगर इस पॉइंट के लिए 2 है तो इस पॉइंट के लिए भी ये 2 है, और ये पॉइंट लोगे तो भी 2 है। तो इस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो, रेशियो कितना आने वाला है, 2 ही आने वाला है, अगर हमने पॉइंट इस तरीके से पकड़ा है, ठीक है। और अगर ऐसे एक लाइन बन रही है जिससे रेशियो 2 है, तो सिमेट्रिकली एक पॉइंट यहाँ पे भी मैं इस तरीके से चूज कर पा रहूँगा कि दिस सिमेट्रिकली मैं यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट चूज कर पाऊंगा कि दिस अपॉन दिस जो है वो 2 होगा। और इस पे भी कोई सा ही पॉइंट ले लो, इस तरफ ले लो चाहे इस तरफ ले लो, तो भी अगर दिस अपॉन दिस अगर 2 है तो यहाँ पे भी दिस अपॉन दिस 2 होने वाला है, बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर है। तो अगर E ग्रेटर देन 1 है तो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर E इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो ये लाइन L बनाई मैंने, इस पे पॉइंट S लिया मैंने, मान लो मैं P पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं अब देखूंगा तो PS अपॉन PM, ये तो 1 नहीं आने वाला क्योंकि तो हाइपोटेन्यूज बन रहा है ट्राइंगल का, और ये परपेंडिकुलर, अगर P के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये तो बराबर हो नहीं सकते। ये तभी बराबर हो सकते हैं अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लूँ, इस पे मैं कोई सा भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, इस पे मैं कोई सा भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ P। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ये है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट S वो भी सेम है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, तो PS भी यही है इस केस में। अगर मैं इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट लेता हूँ तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हम क्या बोल रहे थे, PM, तो PS एंड PM आर सेम। तो इस केस में क्या बन रहा है, इस केस में एक ऐसी लाइन बन रही है विच पासिस थ्रू द फोकस एंड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, लेकिन जो हमें इक्वेशन दी थी, जनरल इक्वेशन, वो तो 2nd डिग्री की थी, और हम बोल रहे हैं कि केवल एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन का स्क्वायर लिखा होगा, जो ये लिखा होगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन का स्क्वायर लिखा होगा। और इस केस में क्या लिखा था, केस 1 में वो लाइन 1 L1 इज इक्वल, ये मान लो L1 इज इक्वल टू 0 है, ये मान लो L2 इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 लिखा होगा, ठीक है। तो E ग्रेटर देन 1 यानी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। इसमें पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन्स। अच्छा, E अगर 0 और 1 के बीच में दिया हुआ है, तो 0 और 1 के बीच में अगर मैं इमेजिन करूं तो 0 और 1 के बीच में सोचो, यहाँ पे एक पॉइंट है S, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया P। अब ये बोल रहा है कि P का डिस्टेंस फ्रॉम S डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, दिस अपॉन दिस, ये 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये तो 1 से छोटा हो नहीं सकता कभी, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो तुम्हारा क्या है, PM है, और जो फोकस दिया हुआ है वो लाइन के ऊपर ही दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम S इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन से एक पॉइंट का, वो शॉर्टेस्ट होता है, और उसी लाइन पे दूसरा पॉइंट है जिससे हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो या तो वो शॉर्टेस्ट के बराबर होगा या शॉर्टेस्ट से बड़ा होगा, है ना।
तो 0 और 1 के बीच में ऐसा कुछ हमें मिल नहीं रहा, हमें कुछ फिगर ऐसे दिख नहीं रही कि मैं P यहाँ पकड़ लूँ, यहाँ पे ले लूँ तो PS/PM जो है वो 1 से छोटा हो जाए, तो ऐसा मेरे को कुछ मिल नहीं रहा। तो इधर हम क्या बोल देते हैं कि ये इमेजिनरी लाइन्स हैं। अच्छा, हमने स्ट्रेट लाइन्स में ये भी पढ़ा था कि ये जनरल इक्वेशन, ये जो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करती है? तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने कुछ पढ़ा था कि डेल इज इक्वल टू 0 के लिए रिप्रेजेंट करती है। किसके लिए रिप्रेजेंट करती है? डेल इज इक्वल टू 0 के लिए रिप्रेजेंट करती है। और उसमें हमारा डेल क्या होता था? डेल हमारा ऐसा होता था AHG HBF GFC। मैंने बताया था ये डिटर्मिनेंट हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिमेट्रिक है अबाउट डायगोनल, है ना, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। तो अगर डेल इज इक्वल टू 0 होता है तब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो केस 1 व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तब क्या होगा? तब डेल 0 के बराबर होगा। और अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है तो पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन्स होंगी। अगर इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर है तो पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। और वो कौन सी लाइन्स होंगी? दैट लाइन विल पास थ्रू द फोकस एंड विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्ट्रिक्स। और E अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो वो इमेजिनरी लाइन्स होंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस 1 व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये मैंने केस 2 पूरा लिख दिया है। केस 2 क्या है? व्हेन फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई ना कर रहा हो। तो फोकस जब डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा था तो पहली बात तो डेल 0 था, अब लाई नहीं कर रहा तो डेल 0 नहीं होगा। डेल की वैल्यू क्या होती है? तो डिटर्मिनेंट में हमारी AHG HBF GFC, इन सारे केसेस में, ये जितने भी केसेस लिखे हुए हैं बोर्ड पे, इन सारे केसेस में डेल 0 नहीं होगा, यानी ऐसा होगा, ठीक है। तो डेल 0 नहीं होगा। अच्छा, अब ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा अगर इसका इसेंट्रिसिटी 1 है और h² इज इक्वल टू AB है। एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा अगर इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में और h² लेस देन AB है। हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा अगर 1 से बड़ा है इसेंट्रिसिटी और h² AB से बड़ा है, ठीक है। और इसका एक स्पेशल केस क्या, अगर एग्जैक्टली E 0 हो गया और कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² यानी A और B, ये दोनों A और B ये दोनों बराबर हो गए और h 0 हो गया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हेन फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, ये हम इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब पैराबोला में पढ़ रहे होंगे। तो पैराबोला की डेफिनेशन से, वैसे कोनिक की डेफिनेशन जो हमारी है कि डिस्टेंस locus of a point moving in a plane such that distance from a fixed point to the distance from a fixed line is constant, है ना। तो वहीं से पैराबोला की भी डेफिनेशन आती है कि मतलब जो वो रेशियो है, वो रेशियो क्या बोला था? वो कांस्टेंट था, वो E बोल दिया था कि कांस्टेंट E है। वो E अगर 1 हो जाएगा तो वो पैराबोला रिप्रेजेंट कर सकता है। अब मैं कर सकता है क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज E इज इक्वल टू 1 हमने स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ लाइन में भी देखा है। 0 और 1 के बीच में लाई किया तो वो एलिप्स रिप्रेजेंट कर सकता है, अदरवाइज वो पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसा हमने पहले देखा था। वो डिपेंड करता है डेल 0 है या नहीं है, और ये h² इज लेस देन AB और नॉट। अगर E ग्रेटर देन 1 है तो वो हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है और पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। जैसे हमने ये देख लिया कि इसेंट्रिसिटी से ही नहीं पता चलता कि कोनिक क्या है, ठीक है। ओनली इसेंट्रिसिटी डज नॉट डिफाइन कि मतलब कौन सा कोनिक आने वाला है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स किस तरीके से, फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है या नहीं है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसी ने सीधे सीधे बोल दिया कि ये कर्व है और इसका E जो है ग्रेटर देन 1 है, तो हमें कोई पूछ ले कि मतलब ये कौन सा कर्व है, तो सीधा कोई आंसर कर दे हाइपरबोला, तो नहीं, गलत है। पहले तुम उसका डेल निकाल के देखो, अगर डेल उसका 0 आ रहा है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिस्टिंक्ट लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा कोनिक का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम
एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, locus of a point which moves such that ratio of its distance from 1, 2 to its perpendicular distance हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है। हमें बोला हुआ है कि एक पॉइंट P इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका 1, 2 से डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो √3 है। तो अगेन जो मैंने बोला, गलती कर देते हैं लोग कि 1, 2 से डिस्टेंस है ना, मान लो जो कि 1, 2 से डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का रेशियो कितना है, √3 है, तो हाइपरबोला बोल दिया। लेकिन यहाँ पे चेक करो 1, 2 इसके ऊपर लाई कर रहा है गैस, तो हाँ देखो 1, 2 इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो 1, 2 अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है और रेशियो √3 है यानी 1 से बड़ा है, तो ये एक पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस तरीके से। तो इसका आंसर हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद हम पैराबोला स्टार्ट करेंगे।